किसी भी पार्टी में दमखम नहीं है कि राष्ट्र के लिए बहुत घातक है वर्तमान आरक्षण पद्धति, यह कह सके, क्योंकि वोट बैंक ने हर पार्टी को दिशाहीन कर दिया है, सत्ता लोलुप अदूरदर्शी बना दिया है। वो गोष्ठी नहीं, सभा थी राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आरक्षण में अधिकृत वर्ग, तंत्र या जाति के लोग ही थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण हमारे लिए अभिशाप है। तो में जो बुद्धिमान है आरक्षण में अधिकृत व्यक्ति, वो भी मानते हैं कि उनके लिए, पूरे देश के लिए अभिशाप है वर्तमान आरक्षण का। दोनों की प्रतिभा की हानि, दोनों की प्रगति की हानि, और प्रायोगिक नहीं प्रतिशोध की भावना और देश की परतंत्रता, ये 5 दोष आरक्षण को लेकर हैं। कहते हैं मेज आदि बनाने का काम किनके हाथ में था? बांस के बर्तन बनाने का काम किनके हाथ में था? सारा का सारा कुटीर और लघु उद्योग जिनको दे दिया गया, अर्थ का स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया, उनको उससे बढ़िया आरक्षण क्या चाहिए था? इसीलिए अभी आपको नहीं मालूम है, जगह जगह से आवाज आ रही है मेरे पास, हमको सरकारीकरण के अनुसार आरक्षण नहीं चाहिए, हमको परंपरा प्राप्त आरक्षण चाहिए। वो वहां से आवाज आ रही। हम आरक्षण के अत्यंत पक्षधर हैं, पक्षधर हैं, पक्षधर हैं, लेकिन कौन सा आरक्षण? वह आरक्षण जिसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। बेरोजगारी आदि जितनी समस्याएं हैं वो वर्तमान आरक्षण के कारण हैं, और देश टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। गुप्त चीज है, लेकिन कागज पर और अंदर ही अंदर भारत के कई भाग बन चुके हैं। खालिस्तान भी बन चुका है। दक्षिण भारत को लेकर एक नए देश की रचना की भी सारी योजना बन चुकी है। एक दलितस्तान, दलितस्थान, दलितों को लेकर भी, और एक हिंदुस्तान। इस प्रकार से 4-5 विभाग देश के बन चुके हैं अंदर अंदर। ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके अगर 13 चिकित्सक या डॉक्टर थे तो उसमें 9 भारतीय मिल के थे, क्योंकि भारत में उनको जीविका नहीं मिल रही थी। सीमा पर जुकाम का बहाना लेकर सैनिक लोग भगे या नहीं, मालूम है? और क्षत्रिय होते तो भगते, मर जाते, कट जाते, भगते नहीं। देख लीजिए राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, शिक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है, रक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं, उद्योग और सेवा के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं। अब अंग्रेजों से पूछो, आपके यहाँ तो क्षत्रिय नहीं है परंपरा के, अंग्रेजों के यहाँ, लेकिन राजवंश आपने वैकल्पिक ढंग से रखा है या नहीं? जीविका के जितने, धन के जितने स्रोत सब हमने, जिनको शुद्ध कहा जाता था, उनको दिया या नहीं? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल हर क्षेत्र में रिजर्वेशन सिस्टम है, फलस्वरूप अपनी जाति के हिसाब से जॉब मिल रहा है, अपने टैलेंट के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है, ये कहाँ तक ठीक है गुरुदेव? आरक्षण जो है योग्यता के आधार पर नहीं मिल रहा है, जाति के आधार। बैठिए, हाँ बैठो, बहुत अच्छा प्रश्न। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तभी चिंता है ना। चिंता का विषय है ही। ऐसा है कि ये जो राजनेता होते हैं ना, ये राज्य करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। किसी तरह से शासन को मुट्ठी में बनाए रखूं, अंतिम सांस तक
नेता बन के पूछता रहूं, ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करूं। स्वतंत्र भारत में राजनेताओं का यह दुर्व्यसन हो गया है। उसी दुर्व्यसन के शिकार एक प्रधानमंत्री का नाम बीपी सिंह हुआ है। बीपी सिंह ने सोचा था कि एक आरक्षण का मुद्दा क्रियान्वित कर दूं अपने शासनकाल में। उसके नाम पर आरक्षण में अधिकृत जो महानुभाव हैं वो हमको अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री भारत का बनाए रखेंगे। मंडल आयोग अंग्रेजों के शासनकाल में मंडल नामक सरनेम युक्त व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। उस मंडल आयोग की विज्ञप्ति को क्रियान्वित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुए। उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। उन दिनों मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, लेकिन मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था। श्रावण भाद्र महीने में नहीं, मेरठ में था। मैंने एक वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य से प्रभावित होकर एक दैनिक पत्र के संपादक ने मेरे समर्थन में ही संपादकीय लिखा था। उसमें मैंने यह कहा था कि जो मंडल आयोग के आधार पर भारत में आरक्षण क्रियान्वित किया गया है या क्रियान्वित किया जा रहा है या क्रियान्वित किया जाने वाला है, उसमें 5 दोष हैं। पहला दोष है जो आरक्षण में अधिकृत हैं और जो आरक्षण से वंचित हैं, दोनों की प्रतिभा की हानि और दोनों की प्रगति की हानि दूसरा दोष है। तीसरा दोष प्रायोगिक नहीं। जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत कर लिए गए हैं या संभावित हैं, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं। चौथा दोष है प्रतिशोध की भावना। जूनियर से जूनियर, अयोग्य से अयोग्य, जब सीनियर से सीनियर, योग्य से योग्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पर सहानुभूति न होकर प्रतिशोध की भावना होती है। और 5वां दोष मैंने बताया था, ये चारों दोष जब किसी एक देश में 14 वर्षों तक रह लेते हैं तब देश विघटित हो जाता है, टूट जाता है। परतंत्रता नामक 5वें दोष की प्राप्ति होती है। आरक्षण के 14 वर्ष से अधिक हो गए और देश विखंडित होने के कगार पर है। चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा आपने, वे भी प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक गुप्त रिपोर्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी थी। गुप्त चीज है, लेकिन कागज पर और अंदर ही अंदर भारत के कई भाग बन चुके हैं। खालिस्तान भी बन चुका है। दक्षिण भारत को लेकर एक नए देश की रचना की भी सारी योजना बन चुकी है। एक दलितस्थान, दलितों को लेकर भी, और एक हिंदुस्तान, इस प्रकार से 4-5 विभाग देश के बन चुके हैं अंदर अंदर। वो हम लोगों को मालूम है। तो हमारी बात ज्यों के त्यों चरितार्थ हो गई है और हो रही है। एक विचित्र बात है, पुरी में बढ़ई इत्यादि आरक्षण अधिकृत जातियों का राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन था। हम लोग बाहर थे। स्वामी जी के पास फोन आया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन शंकराचार्य महाभाग करें, यह हमारी भावना है। उनको समय दे दिया गया, लेकिन हमने जो सोचा नहीं था वह हुआ।
उद्घाटन भाषण में तो मुझे जो कहना था मैं कहता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप उपस्थित हो गए, यही उद्घाटन है, आपकी अध्यक्षता रहेगी, अंत में आप बोलेंगे। पूरे देश से आरक्षण में अधिकृत जो ख्याति प्राप्त विद्वान थे उन्होंने प्रवचन किया। प्रवचन क्या था? आरक्षण ने हमको मार डाला। सुनो मिश्रा जी या मिश्र जी, आरक्षण में अधिकृत व्यक्तियों की सभा थी। पूरे देश के मेधावी व्यक्ति उपस्थित हुए थे। एक बहुत विचित्र बात, आरक्षण में जो अनधिकृत होते तब तो कहते कि हमको आरक्षण सुलभ नहीं है। वो गोष्ठी नहीं, सभा थी राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आरक्षण में अधिकृत वर्ग, तंत्र या जाति के लोग ही थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण हमारे लिए अभिशाप है। भारत के शासन तंत्र का दायित्व है कि हमारे अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए आरक्षण को दूर करे। अब उनकी युक्तियां, दलीलें सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? मान लीजिए बढ़ई कास्ट आदि से जो काम वेद आदि बनाते, उस बिरादरी के व्यक्तियों ने कहा हमारी जीविका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में आहत हुई, हो गया। नाई ने क्या कहा? नास्तिक जाति के व्यक्तियों ने सब अपने हाथ से दाढ़ी मूछ बनाने लग गए, सबकी डगर, हमारी जीविका सबने अपहरण कर ली। और जो इंजीनियर समझते ना, वो आजकल जो कहते हैं विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा बिरादरी के व्यक्तियों ने कहा कि बताओ ये हमारा काम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने हमारी जीविका अपहरण कर ली। सब रोने लग गए। अंत में जगजीवन राम जी की परंपरा के जो लोग थे उन्होंने कहा नर्स का काम हमारे घर की देवियां करती थी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की देवियों ने नर्स का काम प्रारंभ कर दिया। फिर समझ गए, कपड़ा धोने वाली बिरादरी ने कहा शर्मा, डैकलिन, इन सब ने हमारी जीविका का अपहरण कर लिया, हमें तो दिव्य दृष्टि मिल गई। समझ गए, हम सोचते थे कि आरक्षण से जिनको वंचित किया गया है वही रो रहे होंगे, लेकिन उस सभा में कितने साल हो गए? 8 साल तो कम से कम हो गए, हो सकता है 10 साल हो गए। उस सभा में यही थे जो आरक्षण में अधिकृत थे। समझ गए, इसका मतलब वो भी रो रहे थे। इसलिए मैंने कहा दोनों की प्रतिभा की हानि, दोनों की प्रगति की हानि, और प्रायोगिक नहीं प्रतिशोध की भावना और देश की परतंत्रता, ये 5 दोष आरक्षण को लेकर हैं। हार्ट कन्वेंट को आरसी किया। भारत की मेधा शक्ति अपने देश की विदेशी कंपनियों में और विदेश की कंपनियों में जाकर बिकती है या नहीं? ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके अगर 13 चिकित्सक या डॉक्टर थे तो उसमें 9 भारतीय मूल के थे, क्योंकि भारत में उनको जीविका नहीं मिल रही थी। भारत में उनको जीविका नहीं मिल रही थी, जॉब आपने कहा ना, तो उनको अमेरिका में जाना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? भारत की मेधा शक्ति बिक रही है, तो ये राष्ट्र के लिए हानिकर है या नहीं? हानिकर है। लेकिन किसी भी पार्टी में दमखम नहीं है कि राष्ट्र के लिए बहुत घातक है वर्तमान आरक्षण पद्धति, यह कह सके, क्योंकि वोट बैंक ने हर पार्टी को दिशाहीन कर दिया है, सत्ता लोलुप अदूरदर्शी बना दिया है। अब मैं आरक्षण का स्वरूप बताता हूं। हम आरक्षण के अत्यंत पक्षधर हैं, लेकिन कौन सा आरक्षण? वह आरक्षण जिसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। भाषा सही आई? यही तो सनातन वर्ण व्यवस्था है ना। सनातन धर्म में तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। इससे बढ़िया आरक्षण क्या? नौकरी के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, उस आरक्षण को अपनाओ। वही वैदिक संविधान के अनुसार आरक्षण की स्वस्थ विधा है। ठीक है।
बेरोजगारी आदि जितनी समस्याएं हैं वो वर्तमान आरक्षण के कारण हैं और देश टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। आप सुनो, जनेऊ खोलकर ब्राह्मण दिखा रहे हैं, ब्राह्मण हूं, पेट तो भरना है, परिवार को चलाना है, सफाई कर्मी का काम करने के लिए बाध्य हूं। और ये किसने चलाया? ध्यान नहीं गया आपको का? आरक्षण का बीज किसने बोया? गांधी जी ने। गांधी जी के आश्रम में ब्राह्मणों को कार्य दिया गया था सफाई कर्मी का, और सफाई कर्मियों को काम दिया गया था भोजन बनाने का। वो अंग्रेजों की कूटनीति थी जो गांधी जी के आश्रम में क्रियान्वित हुई और कालांतर में जाकर मंडल आयोग और बीपी सिंह के माध्यम से भारत में छा गई। समझ गए ना? ये अंग्रेजों की कूटनीति। अच्छा, अब अंग्रेजों से पूछो, आपके यहां तो क्षत्रिय नहीं है परंपरा के, अंग्रेजों के यहां, लेकिन राजवंश आपने वैकल्पिक ढंग से रखा है या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है नहीं? जिनके यहाँ क्षत्रिय होते ही नहीं, वर्णशंकर सब हो गए, उन्होंने भी वैकल्पिक क्षत्रिय को सुरक्षित रखा है। राज परिवार है या नहीं? अच्छा, मुस्लिम तब से पूछिए, शेख, सैयद, मुगल, पठान, चार विभेद उनके यहाँ है या नहीं? जम्मा मस्जिद में अरब राष्ट्र की परंपरा का एक नंबर का मुसलमान ही नमाज अदा कर सकता है और नहीं। अब मक्का मदीना में भारतीय मूल के जो मुसलमान हैं उनको नंबर 2 का माना जाता है। समझ गए? इसका अर्थ क्या है? जिनके यहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था नहीं है वे भी वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था को स्थिर रूप देना चाहते हैं और दिए हुए हैं। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, लेकिन सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के वशीभूत होकर राजनेताओं ने भारत को दिशाहीन कर दिया, परतंत्रता के कगार पर भारत को पहुंचा दिया। अच्छा, सीमा पर जुकाम का बहाना लेकर सैनिक लोग भगे या नहीं? मालूम है? और क्षत्रिय होते तो भगते, मर जाते, कट जाते, भगते नहीं। देख लीजिए, राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? शिक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है? रक्षा तंत्र क्यों चरमरा रहा है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं? उद्योग और सेवा के प्रकल्प क्यों चरमरा रहे हैं? क्योंकि वैकल्पिकों को दे दिया गया ये सब विभाग। परंपरा प्राप्त अगर ब्राह्मण शिक्षक होते, न्यायाधीश होते, अधिवक्ता होते तो यह दशा नहीं होती। परंपरा प्राप्त क्षत्रिय अगर युद्ध में सम्मिलित होते, सेना, मिलिट्री में, पुलिस में, तो यह दशा देश की नहीं होती। परंपरा प्राप्त वैश्य कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का प्रकल्प चलाते तो भारत की यह दशा नहीं होती। परंपरा प्राप्त शूद्र, एक बहुत विचित्र बात है, जीविका के जितने, धन के जितने स्रोत सब हमने जिनको शूद्र कहा जाता था उनको दिया या नहीं? चप्पल बनाने का काम शर्मा जी करते थे क्या? चप्पल जूते से आमदनी है या नहीं? वो सारा काम किनके हाथ में था? जिनको वर्धकी, वरही या तक्षा कहते हैं, मेज आदि बनाने का काम किनके हाथ में था? बांस के बर्तन बनाने का काम किनके हाथ में था? सारा का सारा कुटीर और लघु उद्योग जिनको दे दिया गया, अर्थ का स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया, उनको उससे बढ़िया आरक्षण क्या चाहिए था? इसीलिए अभी आपको नहीं मालूम है, जगह जगह से आवाज आ रही है मेरे पास, हमको सरकारीकरण के अनुसार आरक्षण नहीं चाहिए, हमको परंपरा प्राप्त आरक्षण चाहिए। वो वहां से आवाज आ रही। एक भट्टाचार्य वामपंथी कम्युनिस्टों के नेता, आजकल कुछ सनातनी हुए हैं, वो बताते हैं, समझ गए,
वो बताते हैं कि नीचे से स्वर आ रही है। हम नीचा ऊंचा नहीं मानते आजकल की दृष्टि से। दलित वर्ग से स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है मालूम है? हमको सरकार के आधार, सरकारी तंत्र के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, हमको परंपरा का आरक्षण चाहिए। अंत में जो बुद्धिमान है आरक्षण में अधिकृत व्यक्ति, वो भी मानते हैं कि उनके लिए, पूरे देश के लिए अभिशाप है वर्तमान आरक्षण। हो गया, प्रसन्न हो गई। और